नमस्कार। आज हम प्रकाश के सिद्धांतों को समझेंगे और इसके लिए हमारे पास एक छात्र के बहुत ही साफ सुथरे नोट्स हैं। तो चलिए इन हैंड रिटन नोट्स के जरिए ही इस विषय में गहराई से उतरते हैं। तो इस सफर में हम 6 कदम चलेंगे। शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक से यानी परावर्तन से और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए लेंस के गणित तक पहुंचेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर होता क्या है जब प्रकाश किसी सतह से टकराता है? इसी व्यवहार को परावर्तन कहते हैं। मतलब सीधे शब्दों में परावर्तन का मतलब है प्रकाश का किसी चमकीली सतह से टकराकर लौट आना। सबसे आसान उदाहरण, आईने में खुद को देखना। ये जो हो रहा है ये प्रकाश के परावर्तन की वजह से ही हो रहा है। लेकिन सुनिए, प्रकाश का ये लौटना ऐसे ही नहीं होता। इसके पीछे दो पक्के नियम काम करते हैं और कमाल की बात यह है कि यही दो नियम हमें बताते हैं कि प्रकाश टकराने के बाद आखिर जाएगा कहां। और देखिए, ये हाथ से बना हुआ डायग्राम पहले नियम को कितनी खूबसूरती से समझा रहा है। जिस एंगल पर प्रकाश की किरण आती है, जिसे हम आपतन कोण आई कहते हैं, ठीक उसी एंगल से वो वापस जाती है, जिसे परावर्तन कोण आर कहते हैं। और ये दोनों हमेशा हमेशा बराबर होते हैं। अब तक तो बात हुई फ्लैट यानी समतल सतह की। चलिए अब थोड़ा कर्व लाते हैं कहानी में और देखते हैं कि घुमावदार सतह यानी गोलीय दर्पण प्रकाश के साथ क्या करते हैं। गोलीय दर्पण मतलब गोल आईने मोटा मोटी दो तरह के होते हैं, अवतल और उत्तल। ऐसे समझिए, अवतल दर्पण एक गुफा की तरह है जो अंदर की तरफ धंसा हुआ है और प्रकाश को एक जगह इकट्ठा करता है। वहीं उत्तल दर्पण एक उभार की तरह है जो प्रकाश को चारों तरफ फैला देता है। अब इन दर्पणों को ठीक से समझने के लिए कुछ खास शब्दों को जानना जरूरी है। ध्रुव, वक्रता केंद्र और फोकस, ये सब इस आईने की ज्यामिति के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनके बिना आगे बढ़ना मुश्किल है। और यहां एक छोटा सा लेकिन बहुत ही शक्तिशाली गणितीय फॉर्मूला है, R = 2F, यानी आईने का जो वक्रता त्रिज्या है R व उसकी फोकस दूरी F का हमेशा 2 गुना होता है। ये छोटा सा फॉर्मूला आगे बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो बेसिक तो समझ आ गए। अब देखते हैं कि इन्हीं बेसिक्स का इस्तेमाल करके ये दर्पण असल में प्रतिबिंब बनाते कैसे हैं और वो प्रतिबिंब दिखते कैसे हैं। सबसे पहले अवतल दर्पण की बात करते हैं। ये तालिका जो हम देख रहे हैं ये एक तरह से चीट शीट है। इसमें सब कुछ है कि वस्तु को कहाँ रखें तो प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा, सब एक जगह। तो पहला मामला देखते हैं। जब कोई चीज बहुत बहुत दूर हो, जिसे हम अनंत कहते हैं, तो अवतल दर्पण उससे आ रही सारी प्रकाश किरणों को अपने फोकस पर एक छोटे से बिंदु पर जमा कर देता है। प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक, उल्टा और बिल्कुल बिंदु के आकार का। अच्छा, अब वस्तु को थोड़ा पास लाते हैं। सी यानी वक्रता केंद्र के ठीक पीछे। देख रहे हैं, प्रतिबिंब अब फोकस से थोड़ा आगे सी और एफ के बीच बन रहा है। अभी भी वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु से छोटा है। ये वाला मामला काफी स्पेशल है। जब वस्तु ठीक वक्रता केंद्र यानी सी पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब भी ठीक सी पर ही बनता है। और इस बार प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बिल्कुल बराबर होता है। हाँ, उल्टा भी है। और जैसे ही हम वस्तु को केंद्र सी और फोकस एफ के बीच में लाते हैं, यहां से चीजें दिलचस्प हो जाती हैं। प्रतिबिंब अब सी से भी परे बनता है और पहली बार वस्तु से बड़ा बनता है। इसी सिद्धांत को तो आवर्धन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन्हीं सब कमाल के गुणों की वजह से अवतल दर्पण इतने काम आते हैं। दंत चिकित्सकों को दांत बड़ा करके देखना हो या सौर भट्टी में सूरज की सारी गर्मी एक जगह लानी हो, यही काम आते हैं। अब आते हैं उत्तल दर्पण पर। इसका किरदार बड़ा सीधा साधा है। वस्तु को कहीं भी रख दो, यह हमेशा एक ही तरह का प्रतिबिंब बनाएगा, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। और इसके इसी सीधे व्यवहार की वजह से ये गाड़ियों के साइड मिरर में लगा होता है, क्योंकि ये एक बड़े से एरिया को छोटा करके सीधा दिखाता है। इससे ड्राइवर को पीछे का वाइड व्यू मिल जाता है। और आखिर में ये हैं वो दो जादुई सूत्र जो हमें पेंसिल पेपर पर ही गणना करने की शक्ति देते हैं कि प्रतिबिंब आखिर बनेगा कहाँ और कितना बड़ा या छोटा होगा। अब तक हमारी कहानी में प्रकाश टकराकर लौट रहा था, लेकिन अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। प्रकाश हमेशा लौटता नहीं है, कभी कभी वो एक माध्यम से दूसरे में घुस जाता है और अपना रास्ता बदल लेता है। इसी घटना को कहते हैं अपवर्तन। तो ये प्रकाश मुड़ता क्यों है? इसका सीधा सा जवाब है गति में बदलाव। जब प्रकाश हवा जैसे खुले माध्यम से
पानी या कांच जैसे भीड़-भाड़ वाले माध्यम में जाता है तो उसकी गति कम हो जाती है और इसी वजह से वो मुड़ जाता है। और कोई चीज प्रकाश को कितना मुड़ेगी, इसका हिसाब रखता है अपवर्तनांक। आप इसे ऐसे सोचिए जैसे हर पदार्थ का अपना एक ट्रैफिक लेवल है। हवा का ट्रैफिक कम, पानी का ज्यादा और हीरे का सबसे ज्यादा। तो प्रकाश की गति सब में अलग अलग होगी। ये चित्र इसको बिल्कुल साफ दिखा रहा है। देखिए, प्रकाश की किरण जैसे ही कांच में घुसती है वो मुड़ती है और फिर जब कांच से बाहर निकलती है तो दोबारा मुड़ती है। नतीजा, बाहर निकलने वाली किरण अंदर आने वाली किरण के समानांतर होती है, बस थोड़ी सी शिफ्ट हो जाती है। जैसे परावर्तन के नियम थे, वैसे ही अपवर्तन के भी अपने दो पक्के नियम हैं। और इनमें से दूसरा नियम, जिसे हम स्नेल का नियम कहते हैं, वो इसका पूरा गणित है। यह हमें बिल्कुल आसानी से गणना करने देता है कि किरण आखिर मुड़ेगी कितना। हाँ, लेकिन इसमें एक अपवाद है। अगर प्रकाश की किरण किसी सतह पर बिल्कुल सीधी यानी 90 डिग्री के कोण पर गिरे तो वो बिना मुड़े बिल्कुल सीधी निकल जाएगी, कोई झुकाव नहीं। तो अब जब हमें ये समझ आ गया है कि प्रकाश मुड़ता है, तो चलिए इस मुड़ने के जादू से काम लेने वाले एक उपकरण को समझते हैं, लेंस। लेंस का तो पूरा काम ही प्रकाश को मोड़ने पर टिका है। और दर्पणों की तरह ही लेंस भी मोटा-मोटी दो तरह के हैं, उत्तल जो बीच से मोटा है और प्रकाश को एक जगह फोकस करता है, और दूसरा है अवतल जो बीच से पतला है और प्रकाश को बिखेरता है। जैसे हमने अवतल दर्पण के लिए एक तालिका देखी थी, बिल्कुल वैसी ही ये तालिका उत्तल लेंस के लिए है। ये पूरी समरी है कि अलग अलग जगहों पर वस्तु रखने से कैसे कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। और ये किरण आरेख उस तालिका को एक तरह से जिंदा कर देते हैं। ये हमें आंखों के सामने दिखाते हैं कि कैसे वस्तु की स्थिति बदलने से प्रतिबिंब की स्थिति, उसका आकार और उसका स्वभाव सब कुछ बदल जाता है। कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी वास्तविक तो कभी आभासी। और फिर आता है अवतल लेंस। बिल्कुल उत्तल दर्पण की तरह इसका व्यवहार भी एकदम सुसंगत है। वस्तु को कहीं भी रख लीजिए, यह हमेशा एक ही तरह का प्रतिबिंब बनाएगा, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। चलिए अब इस सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। अब हम उन सूत्रों को देखेंगे जो हमें लेंस के व्यवहार को आसानी से गणना करने और उनकी ताकत को नापने में मदद करते हैं। देखिए, लेंस के सूत्रों को इस्तेमाल करने से पहले सबसे जरूरी चीज है चिन्ह परिपाटी, यानी कब प्लस लगाना है और कब माइनस। ये तालिका इसके लिए सबसे अच्छा दोस्त है। इसमें एक छोटी सी गलती पूरी गणना को गलत कर सकती है। ये है लेंस सूत्र। देखने में ये दर्पण सूत्र जैसा ही लगता है, लेकिन एक छोटा सा पर बहुत ही महत्वपूर्ण फर्क है। यहाँ प्लस की जगह माइनस का चिन्ह है। इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और आखिर में आती है लेंस की शक्ति या पावर। यह बस एक नंबर है जो बताता है कि कोई लेंस कितना शक्तिशाली है प्रकाश को मोड़ने में। इसकी इकाई होती है डायोप्टर, वही जो हम चश्मे के नंबर के लिए इस्तेमाल करते हैं। कमाल की बात है ना कि प्रकाशिकी की पूरी विशाल दुनिया इन्हीं कुछ सरल बुनियादी उसूलों पर टिकी हुई है। इन साधारण सिद्धांतों से कितनी असाधारण चीजें संभव है, ये सोचना ही अपने आप में अद्भुत है।